हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार तिवारी आपका लेट्स स्टडी इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सेमेस्टर की पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आपके जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में हो ही जाने हैं। तो हम लोग करते क्या हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा इस प्लेटफॉर्म से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, इससे रिलेटेड जो भी महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उन सब में यही कोर्स है आपका। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको मैथमेटिक्स के दो पार्ट हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस है और एक इंटीग्रल कैलकुलस है। तो मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट को पहले लेके चल रहा हूँ, फिर इंटीग्रल कैलकुलस के पार्ट को भी लेके चलूँगा। मतलब कोशिश करूँगा कि आपके कोर्स को मैक्सिमम 60 डेज़ के अंदर दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। तो आप लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं क्योंकि समय कम है। जैसे जैसे टॉपिक पे चलेंगे मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ही दूँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीक्वेंस, डिफरेंशियल कैलकुलस का ये फर्स्ट यूनिट है। डिफरेंशियल कैलकुलस का ये फर्स्ट यूनिट है। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले सीक्वेंस वाले पार्ट को हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस वाले पार्ट करेंगे और सीक्वेंस जैसे ही हो जाएगा फिर हम लोग सीरीज वाले पार्ट पे चलेंगे। तो देखिए, सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस होता क्या है पहले ये जान लें। सीक्वेंस के पहले ये जान लीजिए कि फंक्शन या मैप क्या होता है। फंक्शन या मैप क्या होता है, पहले इस बात को जान लें। अगर मैंने ये लिखा लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ मैप। अगर मैंने ये लिख दिया है कि लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ मैप, तो इसका बस एक और एक ही मतलब होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी होगा। अगर आपने ये लिख दिया है कि एफ फ्रॉम ए टू बी एक मैप है, तो इसका बस एक और एक ही मतलब होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी होगा। क्लियर है। अब सीक्वेंस की बात करते हैं। मैं पीछे आपको कोरिलेट करता रहूँगा क्योंकि सीक्वेंस भी एक मैप ही होती है, इसलिए मैंने पहले मैप को आपको बता दिया कि आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर मैप लिखा रहे या फंक्शन लिखा रहे तो बस आपको एक ही चीज़ समझना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी होगा। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस अनुक्रम 12th में आपको बताया जाता था कि नंबरों का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू ए रूल, नंबरों का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू ए रूल अगर है तो उसको क्या बोला जाता है? सीक्वेंस बोला जाता है। यही बताया गया था। इसको हिंदी में बोला जाता है अनुक्रम बोला जाता है। यहाँ पे देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक मैप ही होती है, लेकिन एक ऐसी मैप जिसका डोमेन फिक्स हो। एक ऐसी मैप जिसका डोमेन क्या हो? फिक्स हो। यहाँ इसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं सीक्वेंस में? A map f from n to x, a map f from n to x। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। x कोई भी सेट हो, x उधर कोई भी सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट है। बस x क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। x उधर कोई भी सेट है, उससे हमसे मतलब नहीं है।
अगर आपने ये लिख दिया है कि एक ऐसी मैप जो कहाँ से कहाँ तक हो, n से x तक हो, n क्या है, फिक्स है, क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अ मैप f फ्रॉम n to x इज कॉल्ड सीक्वेंस इन x, इज कॉल्ड सीक्वेंस इन x। अब मैप का नेचर इनटू है कि ऑनटू है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। नेचर इनटू हो या ऑनटू हो, मैनी वन हो या वन वन हो, इस सब से कोई मतलब नहीं है। बस एक मैप होनी चाहिए, एक ऐसी मैप जिसका जो डोमेन है वह क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अ मैप f फ्रॉम n to x इज कॉल्ड सीक्वेंस इन x होगा, जहाँ पे वेयर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब देखो थोड़ा सा ये समझो। मैप का नेचर चाहे जो हो, एकदम पीछे मत पड़ना, बस बोलना अ मैप या अ फंक्शन f फ्रॉम n to x वेयर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस इन x। अगर मैंने ये लिख दिया, अगर मैंने ये लिख दिया अगर मैंने ये लिख दिया अ मैप f फ्रॉम n to n, मैंने मैप लिख दिया है, क्या लिख दिया है, अ मैप f फ्रॉम n to n। तो n to n है, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इज कॉल्ड सीक्वेंस इन, इज कॉल्ड सीक्वेंस इन n। इसमें यहां सीक्वेंस बनेगा, यहाँ n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बोला जाता है ये सीक्वेंस क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है। फिर अगर मैंने लिखा अ मैप f फ्रॉम n to z, इधर तो फिक्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इधर तो फिक्स है, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उधर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो क्या बोला जाएगा, सीक्वेंस इन सेट ऑफ इंटीजर, क्या बोला जाएगा, सीक्वेंस इन सेट ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड सीक्वेंस इन जेड। मान लो मैंने बोल दिया अ मैप f फ्रॉम n to q, तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस इन रेशनल नंबर। हर जगह देखो डोमेन फिक्स है, डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर चला आ रहा है, क्या बोला जाएगा इसको, सीक्वेंस इन सेट ऑफ रेशनल नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस इन क्यू, या रेशनल नंबर में होगा। फिर मान लो मैंने लिख दिया है अ मैप f फ्रॉम n to r, r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। और यही आपका कोर्स है, यही आपका कोर्स है। हम लोग को किसके बारे में बात करनी है, हम लोग को रियल सीक्वेंस के बारे में बात करनी है। बहुत आराम से समझते रहिए। देखो मैप मैंने इसलिए बताया, मैप बताने का मेरा बस यही कारण था, यही मोटो था कि मैप जब जानेंगे तो सीक्वेंस भी एक मैप ही होती है कि स्पेशल टाइप की मैप होती है जिसका डोमेन फिक्स होता है, नेचर से हमको मतलब नहीं है, नेचर इनटू हो या ऑनटू हो। तो इसलिए मैप पहले बताया कि मैप क्या होता है। तो मैप के बारे में आपने क्या जाना कि अगर f फ्रॉम a to b एक मैप लिखा गया है, मैप एक टेक्निक होती है, एक रूल होती है जो a के एलिमेंट को कहाँ ट्रांसफर करती है, b में। तरीका क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज़ अ यूनिक इमेज इन b होता है।
सीक्वेंस मैंने बता दिया, कोई भी मैप f फ्रॉम n टू x है उसको क्या बोला जाएगा, सीक्वेंस बोला जाएगा। लेकिन n क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। रियल सीक्वेंस क्या होता है, अगर मैप f फ्रॉम n टू r है तो इसको क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस बोलेंगे, जहां r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। क्लियर मेरी बात, यहाँ पे r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब आपको एक्चुअल में दिखाते हैं कि अगर मैप है ये, तो मैप में क्या होगा, n के एलिमेंट तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, r में जाएंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने बोला, मान लो मैंने बोल दिया मैंने बोला अ मैप, नोट करते रहिएगा, मैंने बोला अ मैप f फ्रॉम n टू r। मैंने क्या बोला, अ मैप f फ्रॉम n टू r क्या कहलाएगा, वेयर n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वेयर n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस, इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस कहलाएगा, या सीक्वेंस इन आर कहलाएगा, या सीक्वेंस इन आर कहलाएगा। अगर मैप f फ्रॉम n टू r है, यहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्या कहलाएगा, रियल सीक्वेंस कहलाएगा, या सीक्वेंस इन आर कहलाएगा। तो मैप हुई है, तो मान लो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सपोज करो कि क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब मान लो ये सेट ऑफ रियल नंबर है। अब ये मैप अगर है तो यहाँ से यहाँ तक बस मैप हुई होगी, मैप का नेचर इनटू है कि ऑनटू है, मैनी वन है, वन वन है, कोई मतलब नहीं है, बस मैप होगी। अब आर तो पूरा समझ रहे हो क्या है। अब ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट, n है, डॉट डॉट, n+1 है, n के बाद डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चला रहा है। तो मैप है, तो मैप तो अपने डिफिनेशन को फॉलो करेगा। मैप की डिफिनेशन क्या होती है, इट इज़ ए रूल, इट इज़ ए टेक्निक, जो एक के एलिमेंटों को बी में ट्रांसफर करता है। यहाँ n के एलिमेंटों को कहाँ ट्रांसफर करेगा, r में, और सभी एलिमेंटों को ट्रांसफर करेगा। तो मान लो 1 की इमेज S1 पे चली गई, 2 की इमेज S2 पे चली गई, 3 की इमेज S3 पे चली गई, 4 की इमेज S4 पे चली गई, 5 की इमेज S5 पे चली गई, बाकी सबकी इमेज चलती गई। इसी तरह n की इमेज SN पे चली गई, n+1 की कहाँ गई, SN+1 की पे चली गई, बाकी सबको भी इस तरह भेज दिए। तो R में जो एलिमेंट इंगेज्ड हुए, R में जो एलिमेंट इंगेज्ड हुए, ये जो एलिमेंट इंगेज्ड होंगे ये रेंज सेट कहलाएगा। R क्या है, कोडोमेन है। और जो एलिमेंट इंगेज्ड होंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, रेंज सेट कहलाता है। यही रेंज सेट क्या है, सीक्वेंस है। कहाँ है, R के अंदर है, इसलिए इसको बोला जाता है सीक्वेंस इन R। देन द रेंज सेट, क्या लिखोगे, देन द रेंज सेट देन द रेंज सेट ऑफ एफ, किसका रेंज सेट है, एफ का है, इज डिनोटेड बाई यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, S3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यही है। इज
इज कॉल्ड सीक्वेंस इन आर कहलाएगा, इज कॉल्ड सीक्वेंस इन आर कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब S1 S2 SN है, इसको कैसे डिनोट करते हैं ये तो मैंने समझा दिया कि इसी रेंज सेट का जो कलेक्शन होता है वही क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। बात समझ में आ रही है। इट इज डिनोटेड बाई SN, ऐसे ही डिनोट करते हैं। SN कर ले चाहे TN कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। सिंपली इसको ऐसे डिनोट किया जाता है कि ये क्या होगा, SN होगा। क्लियर है मेरी बात। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान लो मैं एक मैप लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं एक मैप लिख रहा हूं आपका, F from N to R ही कर दे, R। a map F from N to R defined by मैप F from N to R डिफाइंड बाई, एक मैप है जो N से R के बीच में है। कैसे डिफाइंड है, Fn इक्वल टू n/n+1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। माने 1 की इमेज कहाँ जाएगी, 1/2 पे जाएगी। ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर है, और यही मैप है। यानी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तभी तो सीक्वेंस है। तो 1 की इमेज कहाँ जाएगी, 1 रखो, यानी इक्वल टू 1 रखोगे तो 1/2 आएगा। 2 रखोगे तो 2/3 आएगा। 3 रखोगे तो 3/4 आएगा। 4 रखोगे तो 4/5 आएगा। n रखोगे तो n/n+1 आएगा। इसे सबको भेजते जाओगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। 1 का ये हो गया, 2 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, 4 का ये हो गया, n का ये हो गया, ऐसे भेजते जाओगे। तो ये जो इंगेज्ड एलिमेंट हुए हैं, जो एलिमेंट इंगेज्ड हैं, ये क्या कहलाएगा, यही तो सीक्वेंस कहलाएगा। देन रेंज सेट यस इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, जाते जाते क्या आएगा 99/100, जाते जाते क्या आएगा 999 रखते तो 999/1000 आता है नहीं आता, खुद सोचो। जाते जाते n रखते तो n/n+1 डॉट 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 इज कॉल्ड सीक्वेंस इन R कहलाएगा। इज कॉल्ड सीक्वेंस इन क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई SN इक्वल टू जो होगा वो कैसे दिखाएंगे, n/n+1 इस तरीके से लिख देंगे। बस जो इतना रेंज सेट लिखेंगे उसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे n कहाँ बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है। क्लियर मेरी बात। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं।
आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लो मैंने लिख दिया SN इक्वल टू n+1/n। इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, पहला एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा, 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3/2 होगा, 4/3 होगा, 5/4 होगा, जाते जाते 100/99 आएगा। बात समझे कि नहीं समझे, n इक्वल टू 99 रखो, जाते जाते 1000/999 आएगा। फिर अगर n रखते तो n पे क्या आता है, n+1/n आता है, डॉट डॉट डॉट। यही तो है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कहाँ है, R में है, सब रियल नंबर है कि नहीं है। इज ए सीक्वेंस इन R। सीक्वेंस कहाँ है, R में है। अगला एग्जाम्पल, बात समझ में आ रही ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बात आपको कंफर्म है, क्लियर हो रही है। अगला अगर मैं कह दूँ, क्योंकि आज सीक्वेंस को कैसे लिखा जाता है क्या है, पहले ये देखो। जब तक सीक्वेंस अगर नहीं आएगा तब तक फिर आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। पहले डिफिनीशन समझिए उसकी। तीसरा क्या है, SN इक्वल टू लिख दिए -1n। SN इक्वल टू क्या लिख दिए, -1 के पावर n लिख दिए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू 1 रखोगे तो -1 आएगा, 2 रखोगे तो +1 आएगा, 3 रखोगे -1, 4 रखोगे 1, फिर -1, ऐसे ही तो आता जाएगा। क्या है, सीक्वेंस है। क्या है, सीक्वेंस है। कहाँ है, R में है। ये तो कुछ एग्जाम्पल थे। तो सीक्वेंस की डिफिनीशन समझ में आई, सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है ये समझ में आया, और क्या एग्जाम्पल हैं ये भी समझ में आ गया। अब कुछ और बात करते हैं। आप लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़े होंगे कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो 2 जगह लिमिट पढ़ाई जाती थी, एक फाइनाइट पॉइंट पे जब टेंड करता था, और एक वहाँ पे जहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट पे टेंड करता था। लेकिन अगर फंक्शन की लिमिट नहीं पता है तो सीक्वेंस की लिमिट के बारे में आप नहीं समझ सकते कि क्यों डिफिनेशन ऐसा बना हुआ है। लिमिट बताने के पहले मैं छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसको आप लोग जब दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि 12th तक लिमिट पढ़ाया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) = L, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट f(x) = L। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक है लिमिट की, जो डिफिनीशन है लिमिट का, वो थोड़ा बदलेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक का रूल यूज करेंगे। यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक का रूल यूज करेंगे, और वहाँ पे तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होता था, बोलते थे क्या, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और यही जो भी आती थी वैल्यू, कॉमन वैल्यू, वही उसकी लिमिट हो गई, यही बोला जाता था। यहाँ पे थीम थोड़ी चेंज है। यहाँ पे थीम जो है थोड़ी चेंज है। बातों को समझिएगा कैसे। हम सीक्वेंस की लिमिट की बात करने जा रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस की लिमिट बताने के पहले हमको ये चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी है। एप्सिलॉन डेल्टा क्या होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक ऑफ लिमिट बोला जाएगा। एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक ऑफ लिमिट। बातों को समझिएगा। पहले एप्सिलॉन डेल्टा के बारे में जान लो कि एप्सिलॉन और डेल्टा होता क्या है। एप्सिलॉन और डेल्टा, ये डेल्टा लिख दी, बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर। एकदम बहुत ध्यान समझिएगा, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। एप्सिलॉन एंड डेल्टा बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर। अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो माने दोनों के दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे, दैट इज ग्रेटर देन 0। बट
howsoever small, but howsoever small, howsoever small का मतलब क्या हुआ? जीरो से बड़ा तो है, जीरो से बड़ा तो है, लेकिन काफी छोटा, लेकिन काफी छोटा। कितना छोटा? तुम जितना सोच सकते हो उससे भी छोटा। मतलब अगर सरसों के दाने का 100वां भाग कर दे तो जो एक पार्ट आएगा ना, उससे भी छोटा। तो एप्सिलॉन एंड डेल्टा बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर, बट हाउसोएवर स्मॉल, हाउसोएवर स्मॉल का मतलब क्या हुआ? काफी छोटा। कितना छोटा? सर जितना हम सोच सकते हैं उससे भी छोटा। क्लियर मेरी बात? एंड एक बात और ध्यान रखना, डेल्टा जो है हमेशा एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। माने डेल्टा किसका फंक्शन होता है? एप्सिलॉन का फंक्शन होता है। डेल्टा किसका फंक्शन होता है? एप्सिलॉन का फंक्शन होता है। क्लियर मेरी बात? तो एप्सिलॉन डेल्टा के बारे में समझ गए आप लोग। एप्सिलॉन एंड डेल्टा बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर, बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज ग्रेटर देन जीरो, बट हाउसोएवर स्मॉल, हाउसोएवर स्मॉल का मतलब ये है कि दोनों क्या होंगे? काफ़ी छोटे होंगे। कितने छोटे होंगे? जितना हम सोच सकते हैं उससे भी छोटा होगा। क्लियर है? अब मैं लिमिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर लिमिट फाइनाइट पॉइंट में निकालना है तो क्या होगा, और लिमिट इनफाइनाइट पॉइंट में निकालना है तो क्या होगा? मान लो लिखा है आपको लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू l। बातों को समझना। तो आप क्या बोलते थे वहां पे? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्यों जानते हो वहां पे क्यों लेफ्ट और राइट की बात करते थे? क्योंकि रियल नंबर में a मान लो यही पॉइंट है। अब x या तो a के बाएं साइड से जा सकता है और या x जो है वह a के दाएं साइड से जा सकता है। तो वहाँ बस x के पास दो ही रास्ते बचे थे, दो ही रास्ते थे ही, बचे क्या थे? बस दो ही रास्ते थे ही। तो x या तो लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ जाता या तो राइट हैंड साइड से a की तरफ जाता। दोनों बराबर है, माने रास्ते का प्रभाव नहीं पड़ा। कहने का मतलब अगर किसी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है तो रास्ते का इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे जिस रास्ते को आप तय करें उस पॉइंट पे आप जिस रास्ते से पहुँचे, रास्ते का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ केवल दो रास्ते थे ए पे जाने के, एक लेफ्ट साइड से जा, एक राइट साइड से था, इसीलिए बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक्चुअल में प्लेन की अगर बात करें तो अगर 0 0 पे लिमिट निकालनी है, 0 पे ओरिजिन पे लिमिट निकालनी है, तो ओरिजिन पे चाहे जिस रास्ते से जाओ, चाहे जिस रास्ते जाओ, ये भी लाइन देखो 0 से होकर जाता है, ये भी लाइन 0 से होकर जाता है, ये भी लाइन 0 से हो जाता है, ये भी 0 से होकर जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चाहे जैसे जाओ, ये भी देखो 0 से जा रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ओरिजिन पे तो रास्ते का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे जिस रास्ते से आएंगे वैल्यू हमेशा क्या आएगा? एल ही आएगा। यहाँ लेफ्ट और राइट की बात बस इसलिए करते थे क्योंकि नंबर लाइन पे अगर ए कोई पॉइंट है तो ए के या तो आप बाएं रहोगे या तो ए आपके दाएं रहोगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किसके साथ करते थे? राइट हैंड की बात करते थे। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसको एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच से कैसे लिखा जा सकता है। बहुत सिंपल सी चीज है, जो लिखा है बस वही पढ़िए, जो लिखा है बस वही चीज पढ़ दीजिए, हो जाएगा आपका काम। देखो कैसे, क्या लिखा है? लिमिट x टेंडिंग टू a। क्या लिखा है? लिमिट x टेंडिंग टू a। x कहां जा रहा है? सर a की तरफ जा रहा है। x कहां जा रहा है? सर a की तरफ जा रहा है। खुद बताओ यार, जब x a की तरफ जाएगा, जब x a की तरफ जाएगा तो x और a के बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी। अगर x a की तरफ टेंड कर रहा है, ध्यान रखना, a से कोइंसाइड नहीं करेगा। हम लिमिट की बात उसी पॉइंट पे करते थे जहां फंक्शन क्या हो? अनडिफाइंड हो। अब हम लोग ये खुद सोचो
सूर्य का तापमान सूर्य को टच करके बताओगे, बहुत पहले ही आप क्या हो जाओगे, राख हो जाओगे। मैंने कहने का मतलब लिमिट की बात वहीं करते हैं जहाँ फंक्शन डायरेक्ट डिफाइंड ना हो, तो इसलिए टेंडिंग टू ए करते हैं, उसके नज़दीक पहुँच के उसका नेचर देखना चाहते हैं। टेंडिंग टू ए का मतलब क्या हुआ, उसके नज़दीक पहुँच के थोड़ा पहले से उसका नेचर पता कर लें। तो जब पहले थोड़ा सा नेचर इतना था अप्रॉक्सीमेट, वहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए जो सन का आपको टेम्परेचर बताया जाता है अप्रॉक्सीमेट बताया जाता है। खुद सोचो, तुम सोचोगे सन के पास चले जाए, बहुत पहले ही आप क्या हो जाओगे, जल के राख हो जाओगे। फिर बात समझ में आ रही होगी। तो यक्स टेंडिंग टू ए, यक्स ए की तरफ जा रहा है, कभी कोसाइन मत करना। तो यक्स अगर ए की तरफ जा रहा है, ए फिक्स है, तो यक्स और ए के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। अब देखो कह रहा है लिमिट यक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एल है। माने जैसे जैसे यक्स ए की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे एफ एक्स कहाँ बढ़ेगा, एल की तरफ बढ़ेगा। ये आपके यूनिट सेकंड में भी आएगा, यूनिट सेकंड में आपका फंक्शन ही आएगा। ये मैं यहाँ ही बता देता हूँ, वहाँ भी बताया जाएगा। यहाँ हमको सीक्वेंस की डिफिनीशन बताने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं आपको आएगा तो सीक्वेंस की डिफिनीशन आपको नहीं आएगी, ये गारंटी 100% है। तो जैसे जैसे यक्स ए की तरफ जा रहा था वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, एल हो रही है। एफ एक्स किसके पास पहुँच रहा है, एल के पास पहुँच रहा है। अब सोचो एक्स टेंडिंग टू ए माने एक्स और ए के बीच की दूरी कम हो रही है। देन एफ एक्स इक्वल टू एल माने एफ एक्स और एल के बीच की दूरी क्या हो रही है, और कम हो रही है। तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल। मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल क्यों लिखे हैं, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर रियल नंबर बतानी है तो क्या लगाते हैं, मॉड। ये क्या बताता है, डिफरेंस बिटवीन एफ एक्स एंड एल। तो एफ एक्स और एल के बीच की दूरी क्या हो रही, कम हो रही है, इक्वल ही हो गया है। कितनी कम, सर हम जितनी सोचे थे उससे भी कम। हम कितनी सोचे थे, एप्सिलॉन। अच्छा एफ एक्स इक्वल टू एल हो गया था, नहीं सर ये तभी हुआ था जब यक्स कहाँ जा रहा था, ए की तरफ। तो एफ एक्स एल हुआ माने एफ एक्स और एल के बीच की दूरी कम हुई। कितनी कम हुई, सर हम जितनी सोचे थे उससे भी कम हो गई। एप्सिलॉन तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, बस जीरो से बड़ी है लेकिन बहुत ही छोटी है। ये घटना हुआ कब, वेन एवर, इसलिए वहाँ क्या लगाते हैं, वेन एवर लगाते हैं। वेन एवर ये घटना हुआ कब, जब यक्स ए की तरफ जा रहा था। तो यक्स अगर ए की तरफ जा रहा था, यक्स और ए के बीच की दूरी, दूरी माने डिस्टेंस, डिस्टेंस माने क्या हुआ, मॉड, क्या होगा, कम होगा। सर कितना कम होगा, सर हम जितना सोचे थे उससे भी कम होगा। सर हम जितना सोचे थे उससे भी कम होगा। इसी चीज़ को एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक में ऐसे लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये फाइनाइट पॉइंट पे लिमिट है। ये क्या है, फाइनाइट पॉइंट पे लिमिट है। अब इनफाइनाइट की बात कर ले। अब किसकी बात कर ले, इनफाइनाइट की बात कर ले। अब किसकी बात कर ले, इनफाइनाइट की बात कर ले। अगर लिखा है, मान लो ये ध्यान समझना, इसी का यूज करेंगे इसमें। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एल है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एल है। अब एक्स कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। एक्स कहाँ जा रहा है, सर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। एक्स जैसे जैसे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो रही है। तो मान लो दो पेड़ हैं, नज़दीक से दो पेड़ दिखेंगे, थोड़ी दूर जाओगे लगेगा दोनों नज़दीक आ गए, थोड़ा और दूर जाओगे लगेगा थोड़े दोनों और नज़दीक आ गए। ये सेम कॉन्सेप्ट है। काफ़ी दूर चले जाओगे तो लगेगा दोनों पेड़ एक समान एक ही है, दोनों एक ही पेड़ हो गए। ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, करके देखिएगा। तो ये कहानी इसी पे है। एक्स एक वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। एक्स वेरिएबल है, यार हम ही हैं, आप ही हैं, तो ज़िंदगी भर तो चलेंगे नहीं, ज़िंदगी भर तो चलेंगे नहीं। तो जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा था, देख रहा था कि एफ एक्स किसके नज़दीक जा रहा है, एल के नज़दीक जा रहा है। तो एफ एक्स एल के नज़दीक जा रहा है माने एफ एक्स और एल के बीच की दूरी कम होगी। तो जब एक्स के पे पहुंचा, अब एक्स के पे पहुंचा, वेरिएबल है भाई, ज़िंदगी भर तो ये थोड़ी ना किसी लाइफ रहेगी। अब वहाँ समझ लो कि वो अपनी ज़िंदगी का लास्ट समय बिताने जा रहा है। तो एक्स जब के पे पहुंचा तो उसने बोला यार मैं जब के पे था, जब मैं के पे था
तो मैंने देखा एपेक्स और एल काफ़ी नज़दीक थे। सर कितने नज़दीक थे? जितना हम सोचे थे उससे भी कम। बात समझ में आया कि नहीं आया? हमने कितना सोचा? एप्सिलॉन, इनके बीच की दूरी क्या होगी? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से भी कम है। ये घटना हुआ कब? जब एक्स कहाँ पहुँचा था? के पे। तो बोला जब यार मैं के पे था तो देखा क्या कि एक्स जो है अरे एपेक्स जो है एल के नज़दीक है। अगर तुम के आगे जाओगे तो ये दोनों और नज़दीक आएंगे। इसीलिए यहाँ बोला जाता है फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है? के होता है। जब वो एक्स कहाँ पे था? के पे था, तो इनके बीच की दूरी काफ़ी कम थी। क्या बताया? अगर तुम के और आगे जाओगे ग्रेटर देन, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? और कम होगी। उम्मीद करते हैं ये डिफिनेशन आपको लिमिट की समझ में आ गई होगी। सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। किसी लिमिट का किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है? किसी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। मैंने लिखा लेट Sn be a sequence in R। मैंने क्या लिखा? Sn be a sequence in R is said to have limit capital L, then we have क्या होता है? लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। तो खोया ना इन्फानाइट वाला, Sn इक्वल टू L लिखा जाता है। अगर Sn एक सीक्वेंस है R में, अब बोला जा रहा है कि उसकी लिमिट L है, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग क्या पाते हैं कि इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट Sn इक्वल टू क्या हुआ? L हुआ। n टेंस टू इन्फानाइट क्या हो? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन होता है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे चलता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट कहाँ पे? इन्फानाइट पे। इसीलिए क्या होता है? n टेंस टू इन्फानाइट होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो Sn और L के बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी। जब n कहाँ पहुँचेगा? k या k से ज़्यादा। माने यहाँ पे अब एक चीज़ तो गारंटी है, तो ये रफ पे बता रहे हैं अभी हम इसको, रफली बस समझिएगा समझाने के लिए। अभी ये समझ में आ रहा है कि n जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, n जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था ना, तो Sn और L के बीच की दूरी क्या हो रही है? ये m में मालूम वालो, या मैं m ही कर लें। Sn और L के बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो Sn और L के बीच की दूरी क्या हो रही? कम हो रही है। कितनी कम? जितनी हम सोचे थे उससे भी कम। और ये हुआ कब घटना? जब n कहाँ था? m पे था, या m के आगे जाता। तो यही तो डिफिनेशन बनना चाहिए जैसा मैं अभी बताया हूँ वहाँ पे। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। लिखते कैसे? अब ये देखो, यहाँ के बाद यहाँ आना। इफ लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट Sn इक्वल टू L, क्या मिलता है? एक एप्सिलॉन मिलता है, और क्या मिलता है? एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर अगर जाएगा तो पॉजिटिव इंटीजर भी जाएगा। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर भी तो कूदेगा। 1 पे कूदेगा, 1 के बाद 2 पे कूदेगा, 3 पे कूदेगा, कहाँ और कहीं तो जाएगा नहीं। अगर ऐसा है तो क्या लिखोगे? इफ फॉर गिवन, क्या लिखोगे? इफ फॉर गिवन एन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, और m किसका फंक्शन होगा? m किसका फंक्शन होगा? एप्सिलॉन का फंक्शन होगा। तो m इक्वल टू m एप्सिलॉन सच दैट, क्या करोगे? सच दैट क्या? मॉड ऑफ Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा? m होगा।
यही एक्चुअल डिफिनीशन है, थ्योरेटिकल डिफिनीशन है किसकी, सीक्वेंस की। अगर लिमिट एल है तो अगर सीक्वेंस की लिमिट एल है, अगर सीक्वेंस की लिमिट एल है तो गारंटी है फॉर गिवन एन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा मिल ही जाएगा जो कि इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और जैसे ही इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा हम लोग कह देंगे कि हमारे सीक्वेंस की लिमिट क्या है, एल है। क्लियर है मेरी बात। जैसे ही सीक्वेंस की लिमिट आपकी आ जाएगी तो हम लोग बात अब करेंगे, अब आगे की बात करेंगे हम लोग क्या कि सीक्वेंस की अगर लिमिट यल है तो यल यूनिक होगा। फिर हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, हम लोग बात करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, रियल सीक्वेंस मैंने बता ही रखा है। तो हर टाइप के सीक्वेंस की बात करेंगे। फिर सीक्वेंस की लिमिट की बात कर लेंगे। फिर एल उसका लिमिट है तो एल के साथ क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे नेचर उसके साथ होने चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको अगले क्लास में बताई जाएंगी। आप लोग इस लेट्स स्टडी इंडिया के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।